हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और कल प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने आपको लास्ट टाइम ये बात बताई थी कि किसी भी क्रॉप को इम्प्रूव करने के लिए, किसी भी क्रॉप की यील्ड को इम्प्रूव करने के लिए हमने 3 साइंटिफिक मेन मेथड्स का यूज किया। उन 3 साइंटिफिक मेन मेथड्स में हमारे पास कौन कौन सी चीजें थी। नंबर 1 हमारे पास था क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। सेकंड हमारे पास था क्रॉप यील्ड, क्रॉप वैरायटी मैनेजमेंट। हम सेकंड कंडीशंस में हम क्या कर सकते थे, क्रॉप वैरायटी मैनेजमेंट को कर सकते थे। देन उसके बाद हमारे पास क्या है, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। 3 मेन चीजें हैं जिसके बेस के ऊपर हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहला आज हमारा टॉपिक जो है वो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट है। देखिए, इंडिया इज द मेजर कंट्री फॉर बेस्ड ऑन टू द एग्रीकल्चर। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो टोटली एग्रीकल्चर पर, यानी 70% पॉपुलेशन जो है किस पे बेस्ड है, एग्रीकल्चर पे बेस्ड है। तो उसके बेस के ऊपर ही 70% पॉपुलेशन जो है इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर बेस्ड है। बट फिर भी अगर हम वर्ल्ड में इंडिया का एग्रीकल्चर बेस्ड पे प्रोडक्शन की बात करते हैं तो वो बहुत लो है। यानी इंडिया नॉर्मली वे में अगर बात करते हैं किसी कंट्री के बेस के ऊपर तो 40% प्रोडक्शन ही प्रोवाइड करता है। 60% प्रोडक्शन जो होती है वो इंडिया में वेस्ट जाती है। अब वो वेस्ट किसके बेस के ऊपर जाती है, या तो किसी सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, न्यूट्रिशन प्रेजेंट नहीं होते, या कहीं पर इरिगेशन की प्रॉब्लम होती है न्यूट्रिशन के मैनेजमेंट के साथ साथ। फिर उसके साथ साथ बेस्ट क्वालिटी के सीड भी प्रेजेंट नहीं है, बेस्ट क्वालिटी के प्लांट्स भी प्रेजेंट नहीं है। और अगर ये सब कंडीशन है तो उसके साथ साथ फिर क्रॉप की जो प्रोटेक्शन की बात करते हैं हम, प्रोटेक्शन के केस में भाई बहुत सारे लेवल हैं जहां पर सीड को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है पेस्ट के द्वारा, या फिर हर्ब्स प्रेजेंट होती हैं खेत के अंदर जो कंपटीशन क्रिएट करती है, या फिर डिफरेंट टाइप्स के और भी इंसेक्ट्स हैं जो कोई शक्कर है, कोई बोरर है, भाई वो क्रॉप को डैमेज कर देते हैं। या उसके बाद भी फिर बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे मवेशियों का केस हम काउंट कर सकते हैं, रोडेंट का केस काउंट कर सकते हैं, डिफरेंट फंगस हैं जो क्रॉप को एक तरीके से डिसेबल या डैमेज कर देती हैं। अब ऐसी सिचुएशन में 60% क्रॉप जो हो जाती है वो खराब हो जाती है और 40% ही रिमेन होती है, बचती है। तो ऐसे में हमें बहुत जरूरी है कि हम किसी भी क्रॉप की यील्ड को इंप्रूव करने के लिए इन 3 मेन साइंटिफिक मेथड्स का यूज करें। और वो 3 मेन साइंटिफिक मेथड कौन से हमारे पास, सबसे पहले है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, सेकंड है क्रॉप वैरायटी मैनेजमेंट, थर्ड है हमारे पास क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। अब इन तीनों मेथड में से आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहला पार्ट, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। देखिए, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट का जो मेथड है इट इज बेस्ड ऑन टू द मेन 3 स्टेप्स। ये 3 मेन स्टेप्स पे बेस्ड है। नंबर 1 क्या है, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, सेकंड हमारे पास क्या है, इरिगेशन, और थर्ड क्या है हमारे पास, क्रॉपिंग पैटर्न। ठीक है, तो 3 मेन मेथड्स है। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन द 3 मेन मेथड्स। इट इज बेस्ड ऑन द 3 मेन मेथड्स। और 3 मेथड्स कौन कौन से हैं, सबसे पहला मेथड है हमारे पास न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। सबसे पहला क्या है हमारे पास, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। सेकंड हमारे पास न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के बाद क्या है, इरिगेशन, पैटर्न ऑफ इरिगेशन की बात कर सकते हैं हम, सिंचाई की बात कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास क्या है भाई, थर्ड हमारे पास जो प्रोसेस है उसके अंदर हमारे पास जो मेन कंडीशन आती है, क्रॉपिंग पैटर्न। ठीक है ना, क्रॉपिंग पैटर्न। तो ये 3 मेन कंडीशन से हमारे पास इस फर्स्ट पॉइंट के अंदर क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में। तो इनको हम 1 बाय 1 करके स्टडी प्रॉपर वे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। किसी भी क्रॉप की सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिशन। ठीक है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है भाई, न्यूट्रिशन होती है। तो न्यूट्रिशन जो मिलते हैं, सबसे पहला पॉइंट क्या हमारे पास है, सबसे फर्स्ट पॉइंट है
न्यूट्रिएंट या न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, ठीक है, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। तो सबसे पहले देखिए, हर किसी क्रॉप की जो सबसे पहली चॉइस होती है वो सॉइल फर्टिलिटी पे डिपेंड करती है। इट डिपेंड्स ऑन द सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है, सॉइल फर्टिलिटी पे डिपेंड करती है। और मिनरल्स आपको पता है हमें सॉइल से मिलते हैं। मेन जो मोस्टली जो मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो कहां से कंप्लीट होते हैं? न्यूट्रिशन कंप्लीट होते हैं बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ मिनरल्स। एसेंशियल अगर हम टोटल मिनरल्स की बात करते हैं तो 16 मिनरल्स ऐसे होते हैं, 16 मिनरल्स जो होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है। उसमें से 16 में से 3 मेन मेजर जो मिनरल्स होते हैं, 3 मेन, या आप उसको मेजर मिनरल्स इंक्लूड भाई क्या? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये 3 मेन मिनरल्स हैं जो हमें कहां से मिलते हैं? कम्स फ्रॉम द एयर एंड वाटर, ठीक है ना। ये 3 मेन मिनरल्स जो होते हैं वो कहां से मिलते हैं? एयर से या वाटर से मिलते हैं। लेकिन 13 जो मिनरल्स होते हैं, 13 मिनरल्स कम्स फ्रॉम सॉइल। कहां से आते हैं? सॉइल्स में। तो सॉइल्स के अंदर अगर फर्टिलिटी प्रॉपर वे में प्रेजेंट है तो वो जो क्रॉप है प्रॉपर अमाउंट के बेस के ऊपर ग्रो करेगी। अब ऐसी सिचुएशन में अगर हम बात करते हैं तो देखिए, इन न्यूट्रिएंट्स को, इन मिनरल्स को हमें क्लासिफाई कर सकते हैं। दे आर क्लासिफाइड से, अगर हम सिंपली भाषा में अगर बात करते हैं तो ये मिनरल्स को हमें 2 मेन कैटेगरीज में, ठीक है ना, 2 मेन कैटेगरीज में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। और उस मेन कैटेगरीज के केस में हमारे पास क्या चीज है, उनको हम कैसे बना सकते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के नाम से, या भाई हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के नाम से उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो मिनरल्स आर कैटेगराइज या डिवाइडेड इनटू 2 मेन ग्रुप्स। डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया उनको, मेन 2 ग्रुप्स में। और वो मेन 2 ग्रुप कौन कौन से ग्रुप हैं भाई? उस ग्रुप की बात करते हैं तो एक तो हमारे पास है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक तो हमारे पास मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। इट्स मीन्स जो ज्यादा अमाउंट्स में जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, मतलब द मिनरल्स विच रिक्वायर्ड इन द लार्ज अमाउंट, the minerals which required in ऐसे मिनरल्स जिनको लार्ज अमाउंट में, जिनकी रिक्वायरमेंट जो है वो लार्ज अमाउंट में हमें चाहिए। और इसके केस में हमारे पास कौन से मेन मिनरल्स हैं? आउट ऑफ 13 एलिमेंट्स जो हैं, 6 इज दैट वो 6 है। कौन कौन से भाई? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम। और भाई हमारे पास और भी केसेस हैं जिसमें सल्फर हम इंक्लूड कर सकते हैं या फॉस्फोरस हम इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है ना। सल्फर, फॉस्फोरस, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ठीक है। इस तरीके से हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास ये एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। उसके बाद सेकंड कैटेगरी जो हमारे पास है, दैट इज कॉल्ड द माइक्रो, ठीक है ना, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं विच रिक्वायर्ड इन द लेस अमाउंट, विच रिक्वायर्ड इन ए लेस अमाउंट, जिनकी जरूरत हमें बहुत कम अमाउंट में होती है। जैसे बहुत सारे एलिमेंटल फॉर्म ऐसी होती हैं जिसमें एग्जांपल के तौर पे जैसे जिंक है, कोबाल्ट है,
ठीक है ना, जिंक, कोबाल्ट, एल्यूमिनियम से भाई और भी बहुत सारे केसेस हैं जिसमें हमारे पास ये इंक्लूड है। जिंक, मोलिब्डेनम की बात हम कर सकते हैं, ठीक है ना, कॉपर की बात कर सकते हैं, ब्रॉन की बात कर सकते हैं, ठीक है, जिंक, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम, आयरन की बात कर सकते हैं, कॉपर की बात कर सकते हैं, ये सब हमारे पास इसमें इंक्लूड है। लेकिन अगर हम इसके एवज में एक और कैटेगरी बनाए तो दैट इज कॉल्ड द ट्रेस न्यूट्रिएंट के नाम से भी हम बोल सकते हैं। थर्ड कैटेगरी भी हम यहां पर बना सकते हैं जिसको हम किसके नाम से बोल सकते हैं, ट्रेस न्यूट्रिएंट्स के नाम से। ट्रेस न्यूट्रिएंट्स के नाम से बोल सकते हैं। और इस कैटेगरी में हमारे पास कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड हैं, यहां पर हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल विच इज रिक्वायर्ड इन द लेस अमाउंट, ठीक है ना, which is required less than 1% और 0.1%, इससे भी कम अमाउंट में जिनकी रिक्वायरमेंट होती है। इसके लिए एग्जांपल की बात जैसे आयोडीन की बात हम कर सकते हैं, ठीक है ना, फ्लोराइड्स जो हमारे पास प्रेजेंट है उसकी बात कर सकते हैं, फ्लोराइड्स है, क्लोराइड्स है, तो इनकी अमाउंट की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम अमाउंट में जरूरत होती है। तो इस तरीके से हमारे पास ये 3 कैटेगरी है मिनरल्स की, जिसमें बेस पे हमने उनको डिवाइड कर दिया है। हालांकि मोस्ट जो है वो तो 2 ही कैटेगरी हमारे पास, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी बनी है। अब हमारे पास ये जो न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट्स को हम किस तरीके से रिप्लेनिश कर सकते हैं, रिप्लेसमेंट कैसे कर सकते हैं भाई, डिफरेंट सोर्स है हमारे पास, ठीक है ना। रिप्लेसमेंट अगर हम बात करते हैं तो डिफरेंट सोर्स का मतलब क्या है भाई, इन न्यूट्रिएंट्स को सोइल के अंदर यानी सोइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए हमें डिफरेंट टाइप्स के मैन्योर और फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, ठीक है। वी यूज द मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर टू बी रिप्लेसमेंट ऑफ टू द सोइल, ठीक है। मिनरल्स रिप्लेन मिनरल रिप्लेसमेंट कैसे कर सकते हैं, बाय द एडिंग द मैन्योर एंड फर्टिलाइजर इन द soil which increase the soil फर्टिलिटी, जो सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं उसके बेस के ऊपर हम इनका यूटिलाइजेशन करते हैं। अब देखिए हमारे पास मैन्योर और फर्टिलाइजर का क्या मतलब है, किस तरीके से वो रोल प्ले करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, हमारे पास मैन्योर्स की बात करते हैं आज हम। मैन्योर्स का मतलब क्या होता है, मैन्योर का मतलब होता है ऑल द नेचुरल फर्टिलाइजर्स। हम एक सिंपली भाषा में ये कह सकते हैं मैन्योर का मतलब क्या होता है, हमारे पास मेन 2 चीजें हैं, मैन्योर और सेकंड है भाई हमारे पास फर्टिलाइजर। मैन्योर फर्टिलाइजर, तो मैन्योर का मतलब क्या होता है, फर्टिलाइजर को हम कल पढ़ेंगे। सबसे पहले मैन्योर की बात करते हैं। मैन्योर्स आर द नेचुरल फर्टिलाइजर्स। मैन्योर्स क्या होते हैं भाई, नेचुरल, ठीक है, क्या होते हैं, नेचुरल फर्टिलाइजर्स होते हैं। अब ये नेचुरल फर्टिलाइजर जो होते हैं विच इज फॉर्म्ड बाय द हेल्प ऑफ, किससे बनते हैं, विच इज फॉर्म्ड बाय द हेल्प ऑफ एनिमल वेस्ट। एनिमल्स वेस्ट जो होते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं बायोडिग्रेडेबल, जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं, उन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस के यूज के बेस के ऊपर
इनकी फॉर्मेशन होती है। तो डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास नेचुरल फर्टिलाइजर्स होते हैं। उन नेचुरल फर्टिलाइजर्स का इजिली हम ये भी कह सकते हैं बायोडिग्रेडेबल्स और विच इज इजिली डिकम्पोज। हम ये कह सकते हैं विच इज इजिली इजिली डिकम्पोज्ड, मतलब जिनके ऊपर डिकम्पोजर रेगुलर वे में, प्रॉपर वे में अपना रोल प्ले करते हैं, तो उनको हम एक तरीके से मिनरल्स बोल सकते हैं। अब देखिए, ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब जो मिनरल्स होते हैं, इनका कोई एक स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस होगी, मतलब एडवांटेज होगी। तो हम यहां पर क्या कह सकते हैं, एडवांटेज ऑफ मिनरल्स या सॉरी मैन्योर्स, एडवांटेज ऑफ मैन्योर्स की बात हम कर सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर्स, एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। देखिए क्या एडवांटेजेस हो सकती है। सबसे पहली एडवांटेज, मैन्योर्स आर फॉर्म्ड बाय द हेल्प ऑफ ए ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, मैन्योर्स आर फॉर्म्ड बाय द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स। मैन्योर्स आर फॉर्म्ड बाय द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसकी सहायता से बनते हैं। इसका मतलब क्या, ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो बायोडिग्रेडेबल होता है, जिसको हम इजिली डिकम्पोज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जब वो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस शो करते हैं तो दे इमिट द फॉल स्मेल। इट्स मीन्स अगर हम उस पार्टिकुलर वेस्टेज का, ऑर्गेनिक मैटर का कंट्रोल मैनर में यूज करें तो वो दे आर कन्वर्टेड टू द मैन्योर्स। सेकंड कंडीशन क्या है, दे इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी फॉर द लॉन्ग टाइम। ठीक है ना। सेकंड क्या है भाई, मैन्योर इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है, हम क्या कह सकते हैं भाई, लॉन्ग टाइम तक वो सोइल की फर्टिलिटी को मेंटेन कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स को मेंटेन कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ क्या होता है भाई, ठीक है, एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि मैन्योर प्रोवाइड फूड, मैन्योर प्रोवाइड फूड फॉर द ऑर्गेनिज्म, या हम ये कह सकते हैं सोयल ऑर्गेनिज्म। जो सोइल्स में स्मॉल ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं उन सब के लिए मैन्योर फूड का भी काम करता है। तो मैन्योर एक तरीके से फूड प्रोवाइड करने का काम करते हैं। अब ये सब कंडीशंस हमारे पास हैं, तो इसका मतलब और भी क्या करते हैं भाई, मैन्योर जो है न्यूट्रिशन के साथ साथ सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज करते हैं। दे हेल्प इनटू इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। सॉइल की वाटर प्रोकुलेशन कंडीशन या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है उसको इंप्रूव करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। तो ये सब चीजें तो हमारे पास क्या है, एडवांटेजेस है। इसके साथ साथ कुछ डिसएडवांटेज भी प्रेजेंट होती हैं। अब ये डिसएडवांटेज क्या है हमारे पास, देखिए सबसे पहले अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं कि मैन्योर्स की क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्यों हम मैन्योर्स का इतना ज्यादा यूज नहीं करते, उसके कंपैरिजन में हम एक तरीके से आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर जो होते हैं उनका यूज करते हैं। तो हमारे पास क्या है डिसएडवांटेज, मैन्योर्स की डिसएडवांटेजेस क्या है। नंबर 1 देखिए, इट रिक्वायर्ड इन द लार्ज अमाउंट। सबसे पहले पॉइंट क्या है, इट रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट।
अगर हम इनका यूज करते हैं तो उनकी लार्ज अमाउंट की जरूरत होती है हमें। सेकंड कंडीशन, दे आर नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। ये स्पेसिफिक भी नहीं होते कि कौन सा न्यूट्रिएंट उसमें प्रॉपर प्रेजेंट है। अगर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है तो लेस अमाउंट में प्रेजेंट है। दे कंटेन्स लेस न्यूट्रिएंट, इसके पास लेस न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है। इसके अलावा और क्या है भाई, दे आर नॉट इजिली स्टोर्ड, दे आर नॉट इजिली स्टोर्ड। इसको इजिली स्टोर्ड भी नहीं कर सकते, मतलब इसका ट्रांसपोर्ट जो है नॉट इजी। ट्रांसपोर्ट, स्टोर्ड एंड ट्रांसपोर्ट हम यहां लिख भी सकते हैं, और ट्रांसपोर्ट, क्योंकि लार्ज अमाउंट में उसका यूटिलाइजेशन करना है तो ट्रांसपोर्ट भी आसान नहीं है, ना हम उसको इजिली यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं भाई, दे रिक्वायर्ड इन द लार्ज अमाउंट, दे आर नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, दे कंटेन लेस न्यूट्रिएंट्स, दे आर नॉट easily stored or transported, having nutritional value, having value work slowly, ठीक है ना, लॉन्ग टाइम तक करती है बट स्लोली करती है। तो जब तक रिक्वायरमेंट होती है तब तक वो अपना प्रॉपर वे काम नहीं कर पाती। तो इस तरीके से हम इनको डीमेरिट्स में काउंट कर सकते हैं। तो ये सब हमारे पास एक तरीके से मैन्योर्स की डीमेरिट है, लेकिन फिर भी मैन्योर्स जो होते हैं वो ज्यादा एडवांटेजियस होते हैं एज कंपेयर टू डीमेरिट्स, यानी एज कंपेयर टू आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स। आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर जो होते हैं उनके कंपैरिजन में मैन्योर जो होते हैं वो कुछ ज्यादा ही अमाउंट में, मतलब बेनिफिशियल का काम करते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास टाइप्स ऑफ द मैन्योर्स। देखिए टाइप्स ऑफ द मैन्योर्स में हमारे पास 3 मेन टाइप्स हैं मैन्योर्स की। टाइप्स ऑफ द मैन्योर्स, टाइप्स ऑफ द मैन्योर्स, मेन 3 टाइप्स है मैन्योर्स की। और वो 3 टाइप कौन कौन सी है? सबसे पहले हमारे पास है फार्म यार्ड मैन्योर्स। सबसे पहला क्या है? फार्म यार्ड मैन्योर्स, FYM के नाम से हम बोल सकते हैं, FYM के नाम से। सेकंड हमारे पास क्या है भाई? कंपोस्ट, ठीक है ना। सेकंड हमारे पास कौन सा है? कंपोस्ट के नाम से हम उसको बोल सकते हैं, कंपोस्ट। और थर्ड हमारे पास क्या है भाई? ग्रीन मैन्योर्स। थर्ड कौन सा हमारे पास? ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर्स, ये 3 टाइप्स के मैन्योर हमारे पास प्रेजेंट है। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो हम कल आपको देंगे उस लेक्चर्स के अंदर हम इन तीनों टाइप्स को एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से मैन्योर्स की फॉर्मेशन होती है, ये तीनों टाइप्स के मैन्योर किस तरीके से हेल्पफुल है हमारे लिए। तो आज हमारे पास इस लेक्चर में इतना ही है। आज देखिए हमने जो लेक्चर आपको बताया उस लेक्चर के अंदर हमने न्यूट्रिएंट्स की बात की, कि न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की बात हमने की। और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के केस में हमने आपको बताया कि किसी भी क्रॉप के लिए न्यूट्रिएंट्स बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। हमने 16 एलिमेंट्स की बात बताई कि 16 एलिमेंट्स जो है वो प्लांट की ग्रोथ के लिए जरूरी है। और उन 16 एलिमेंट्स में से 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमें वाटर की सहायता से या एयर की सहायता से मिलते हैं। बाकी के 13 जो होते हैं हमें सोइल से मिलते हैं। इसलिए सोइल के अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू मेंटेन करना बहुत जरूरी है, जिसके बेस के ऊपर क्रॉप की ग्रोथ और डेवलपमेंट हम प्रॉपर वे में कर सकते हैं। तो हमने मिनरल्स को यानी न्यूट्रिएंट्स को हमने कैटेगराइज किया, 2 मेन कैटेगरी हमने बनाई, जिसमें एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बेस के ऊपर जिसमें हमारे पास 6 मेन न्यूट्रिएंट्स आते थे, और सेकंड कैटेगरी हमने बनाई जिसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के नाम से बताया। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी के अंदर हमारे पास जो रिमेनिंग न्यूट्रिएंट्स है वो सब इसमें इंक्लूड है, जिसमें कॉपर, जिंक, आयरन, मोलिब्डेनम्स, इस तरीके से हमने बात की। आयरन की बात की, कॉपर की बात की, बोरॉन की बात कर सकते हैं हम, डिफरेंट टाइप्स के
एलिमेंट्स है। उसके साथ साथ एक ट्रेस कंडीशन भी हमारे पास प्रेजेंट है। ट्रेस कैटेगरी में वो न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे पास बहुत लेस अमाउंट में, मतलब जिनकी बहुत नाम मात्र ही रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें हमने एक तरीके से आयोडीन का एग्जांपल दिया। तो इस तरीके से हमारे पास आज के लेक्चर के अंदर फिर हमने आपको क्लासीफाई किया कि किस तरीके से न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेस किया जा सकता है, कि न्यूट्रिएंट्स सॉइल के अंदर से बार बार यूज हो जाते हैं, उनको दोबारा से कैसे ऐड किया जा सकता है। तो उसके लिए हमारे पास मेन दो मोड आए, जिसमें एक तो मैन्योर्स का यूज करना और सेकंड फर्टिलाइजर का यूज करना। मैन्योर्स मतलब नेचुरल फर्टिलाइजर्स, मैन्योर का मतलब नेचुरल फर्टिलाइजर, जो एक तरीके से बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होता है, ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, उसकी सहायता से बनता है। उसके बाद हमने एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात की। ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ मैन्योर्स, ये आप अपनी कॉपी के अंदर मेंशन कर लीजिए कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको मैन्योर्स की एडवांटेज और डिसएडवांटेज का प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन, यहां से एक ऐसा टॉपिक है जो पेपर का मतलब 100% क्वेश्चन बन सकता है। तो आप इस पे ध्यान रहे। तो आज के इस लेक्चर में हमारे पास इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ मैन्योर्स और फिनिश करेंगे फर्टिलाइजर्स। वहां पर भी फर्टिलाइजर की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम करेंगे। फिर उनका एक तरीके से कंपैरिजन होगा कि नेचुरल फर्टिलाइजर्स और आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स में क्या डिफरेंस है। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही। मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे।